हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी कृतिका के अंतर्गत पहला पाठ माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं शिव पूजन सहाय का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ साथ। पहला पाठ माता का अंचल। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये है माता का अंचल पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय का संक्षिप्त जीवन परिचय। आप इसे चाहें तो नोट भी कर लें। शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 यानी कि 1893 में शाहबाद बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 पटना बिहार में हुई थी। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे ये, कहानीकार थे, संपादक और पत्रकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो ये था लेखक शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय। आइए इसके बाद एक नज़र डालते हैं पाठ पर और उसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हो जाएं तैयार और हमारे साथ साथ देखें माता का अंचल पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप ध्यान दें, यह है आपका पहला पाठ माता का अंचल और इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो एक नज़र डाल लेते हैं पाठ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश, जिसे आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। और कहानी को छोटे रूप में लिखने से क्या होगा कि आपको ये कहानी जल्दी से याद भी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आप देख लें इस पाठ को एक नज़र। आपके पास पुस्तक होगी, आप पुस्तक से भी इस पाठ को देख सकते हैं। आप इसे चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये आपका पहला पाठ माता का अंचल। तो बच्चों, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे करके इस पाठ को पढ़ें और अच्छे से समझें। और आपको पाठ पढ़ने से परीक्षा के समय में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप एक बार इस पाठ पर एक नज़र अवश्य डालें। इसके बाद ही आप पाठ का सारांश समझ पाएंगे और इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आपका पाठ माता का अंचल। अब आप देखें पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप ध्यान दें, हम आपको बता रहे हैं माता का अंचल पाठ का सारांश। माता का अंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। कथाकार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथी उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहना कर चोटी गूंथ कर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिर में चुपके से
बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़ आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुँचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए अंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें या वीडियो में बार बार देखें, फिर आपको यह पाठ और इसका सारांश अच्छे से समझ आ सकता है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कुछ पाठ में कठिन शब्द दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मृदंग। मृदंग क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला यंत्र होता है। तड़के, तड़के मतलब सुबह, लिलार, ललाट या माथा। त्रिपुंड क्या होता है बच्चों? ध्यान दें आप, एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें माथे पर 3 आड़ी या अर्धचंद्र के आकार की रेखाएं बनाई जाती हैं। और जटाएं, जटाएं बाल को कहते हैं, जैसे आपने देखी होगी शिव की जटा। और बभूत क्या होता है? बभूत होती है राख होती है जिसका तिलक लगाया जाता है। विराजमान, स्थापित। और उतान क्या होता है? पीठ के बल लेटना। शामकर यानी कि मिलाकर। शानकर होता है, आप ध्यान दें यहाँ पर शान कर लिखें, शाम नहीं, शानकर माने मिलाकर। अफर जाते मतलब भरपेट खा लेते। ठौर का मतलब स्थान। इसके साथ ही कड़वा तेल यानी सरसों के तेल को कड़वा तेल बोलते हैं। बोतकर यानी सराबोर कर देना। चंदवा छोटा सामियाना। जोनार भोज या दावत। जीमने यानी भोजन करना। कनस्तर टीन का एक बर्तन। इसके बाद ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। अमोले, अमोले क्या होता है? आम का उगता हुआ पौधा। और कसोरे, कसोरे मिट्टी का बना छिछला कटोरा। रहरी यानी कि अरहर की दाल जो आपने देखी होगी। अंठई कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, इन्हें क्या कहते हैं? अंठई। यानी ये आम बोलचाल की भाषा में है, देहाती भाषा है बच्चों, आप ध्यान दें। चिरौरी, चिरौरी मतलब बिनती। मैया मतलब माँ, महतारी, माँ को ही कहते हैं। अमनिया शुद्ध, औसारे में यानी कि बरामदे में। तो बच्चों आप ध्यान दें, जो ये कठिन शब्द हैं आपके लिए यहाँ पर ये देहाती भाषा से मिले जुले शब्द हैं, इसलिए थोड़ा आपको इनको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पर शब्दार्थ आपके लिए दे रखे हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्नोत्तर, यानी कि इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बच्चों आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न, उसमें क्या पूछा गया है और आप उसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें,
ये है आपका दूसरा प्रश्न। आपके विचार से भोलेनाथ था अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो उत्तर लिखेंगे आप, भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। उसके हर खेल व हुड़दंग से के साथी हैं। अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और चलिए हम आपको इसका उत्तर भी बताते हैं। उत्तर लिखेंगे आप कि मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक तुकबंदियाँ याद हैं। क्या थी बच्चों? जैसे कि पहला है अटकन, बटकन, दही चटाके, बनफूल बंगाले, और जैसे कि अक्कड़ बक्कड़, बम्बे बों, 80-90 पूरे 100। तो इस प्रकार के होते हैं ना। आपने भी खेल खेले होंगे और वहाँ पर तुकबंदियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और अन्य भी यदि आपको आती हैं तो वो भी तुकबंदियाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा प्रश्न बच्चों, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है? तो आप ध्यान दें, उत्तर लिखेंगे, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं थी जिससे वह खेलते व खुश होते। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं, इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वतंत्रता नहीं होती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। यही फ़र्क था भोलेनाथ के समय खेलने में और आज के, यानी कि आपके समय में खेलों में काफ़ी अंतर आ चुका है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है बच्चों, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके लिए आपके दिल को छू गए हों। तो ऐसे प्रसंग आपने पढ़े होंगे, उन्हें आप लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे उत्तर में आप यहाँ से लिख सकते हैं। पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया या हमारे दिल को छू लिए। जो पहला प्रसंग है, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। इसके बाद दूसरी, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। इसके बाद अगला लिखेंगे बच्चों, आप लिख सकते हैं, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग कर रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना, पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उसका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग, उनका बचपना भी झलकता है। और चौथा, कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी माँ की गोद न छोड़ना। यहाँ पर माँ लिखें आप बच्चों, मन ना लिखें। माँ की गोद न छोड़ना मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिला देता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद छठा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर आपके लिए, प्रश्न नंबर 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं?
आप उत्तर लिखेंगे। आप लिखेंगे बच्चों उत्तर में नंबर 1, गाँव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छाँव से घिरे कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। उस ज़माने में बच्चों कब आज से काफ़ी साल पहले यानी कि 30वें दशक की बातें की जा रही हैं। तो उस समय क्या होता था, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छाँव से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर घर गाँव में पक्के मकान देखने को मिलते हैं। नंबर 2 आप क्या लिख सकते हैं, पहले गाँव में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। तो पहले क्या होता था बच्चों, गांव में परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे और जिनमें 10-10, 20-20 तक भी परिवार के सदस्य होते थे। लेकिन आज क्या होता है, पति पत्नी और 1-2 बच्चे उनके। तो कुल मिलाकर आज क्या होता है, एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। नंबर 3 लिख सकते हैं आप, अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग और घरेलू खाद आदि की जगह पे, जैसे कि आपने देखी होगी घरेलू खाद क्या होती थी, जैसे गोबर वगैरह, तो उसके स्थान पर बाज़ार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग और विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जाने लगा है। 4 लिखेंगे आप, पहले की तुलना में अब किसानों यानी जो खेतिहर मजदूर थे उनकी संख्या घट रही है, क्योंकि लोग नौकरी की तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का और इससे खेती करने वाले किसानों की संख्या घट रही है। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 7वां प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आता होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो आती है बच्चों आपको भी याद, चलिए इस प्रकार से लिखें आप, मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मैं आंगन में खेल रहा था, कुछ बच्चे पत्थर से पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक पत्थर मुझे आंख पर लगा, मैं जोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं, तब दोनों की जान में जान आई। तो इस प्रकार से आपको जो याद होगा प्रसंग आप उसे लिख सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन इस पाठ में हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है, यानी कि जब वो छोटा था लेखक बहुत छोटे बचपन का वर्णन किया है। शैशव शिशु क्या होता है, बहुत छोटा 1, 2, 3 साल का, उस समय का लेखक ने वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ करना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उसके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए 9वां प्रश्न, यहाँ पर ध्यान दें आप, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ देखकर इस प्रकार आप उत्तर लिखें। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ को ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। जो भोलानाथ है बच्चों, उसका समय किसके साथ बीतता है, पिता के साथ। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। कैसे बच्चों, क्योंकि पाठ का भोलानाथ का ज़्यादातर समय अपने पिता के साथ बीतता है और जबकि पाठ का नाम क्या रखा हुआ है, माँ का आंचल, इसलिए आपको अटपटा लगता है कि नहीं।
पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उनके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। तो आप समझ गए ना बच्चों, क्यों रखा यहाँ पर माता का आंचल इस पाठ का नाम। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता, और अन्य शीर्षक बच्चों आप भी सुझा सकते हैं या आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान दें यहाँ पर, यह आपका 10वां प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे, आप लिखेंगे बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। नंबर 1, जैसे कि माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। नंबर 2, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर। अगला लिख सकते हैं आप, वे अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। चौथा, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। 5वां, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। और छठा, माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। 11वां प्रश्न का उत्तर होगा, और 11वां प्रश्न आपका, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो आप उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था, उन पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं था। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे, उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे क्या करते हैं, वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं, या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। और अंतिम और 12वां क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो बच्चों ये आपका काम है, आप इन रचनाओं को स्वयं से पढ़ें। उत्तर में देखें कि आप किस प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल पठनीय है और नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा आंचलिक है। तो बच्चों आप इनको अगर आपको मिलें तो आप मैला आंचल और बलचनमा ज़रूर पढ़ें। तो ये था यहाँ पर इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर और पाठ का सारांश जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। इसी प्रकार बच्चों क्लास 10th के सभी हिंदी के पाठों को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और आज के लिए इतना काफ़ी है। लेते हैं विदा, आपका दिन शुभ हो।